Yes, so good evening all students, online students and offline students also. Welcome to CA Silent Success Mantra Professional Academy. So सारे students आज संडे के इवनिंग को CA फाउंडेशन का करियर गाइडेंस सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं. तो इससे ही आपका कमिटमेंट लेवल कितना है वो मुझे समझ में आ रहा है. एंड कुछ स्टूडेंट्स के तो 12th के एग्जाम भी अभी तक बाकी है, फिर भी वो अच्छे से पढ़ाई करके सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं. सो वेलकम फॉर दिस सेशन. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट दी सीए कोर्स. डायरेक्टली मैं सीए कोर्स के बारे में स्टार्ट कर रही हूँ. आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन करते जाओ. सो सीए कोर्स के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो ब्रीफ में मैं बताती हूँ आपको. देयर आर 3 लेवल्स एट सीए कोर्स. आपको ये पता है 3 लेवल्स कौन से हैं? यस बताओ. फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल. करेक्ट. सीए फाउंडेशन लेवल, देन सीए इंटरमीडिएट लेवल एंड सीए फाइनल लेवल. सो आपकी जो फर्स्ट लेवल है सीए फाउंडेशन, उसकी एग्जाम आप कब देने वाले हो? नवंबर 2022 में. एंड उसके लिए सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4 सब्जेक्ट. करेक्ट. उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट लेवल. सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कितने सब्जेक्ट्स है पता है किसी को? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर एट सीए इंटरमीडिएट? टोटल 8 सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके, टोटल 8 सब्जेक्ट्स. एंड सीए इंटरमीडिएट आपको कब देना है पता है? नवंबर 2023. ओके, 1 ईयर के बाद यू विल गिव सीए इंटरमीडिएट लेवल. उसके बाद आता है एक ट्रेनिंग कोर्स जो आपकी सीए इंस्टीट्यूट है वही ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट करते हैं. इट इज फॉर 1 मंथ. वो कोर्स क्या रहता है? इट इज रिलेटेड टू आईटी ट्रेनिंग, मतलब कंप्यूटर का ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड एक कोर्स होता है. सो उसको बोलते हैं ICITSS, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स. इतना बड़ा फुल फॉर्म है उसका. ओके, बट शॉर्ट फॉर्म में वो क्या है? आईटी ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का. तो वो कोर्स आपको करना है बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप. सो सीए की आर्टिकलशिप मतलब क्या पता है आपको? 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, सुना है किसी ने? यस. सो सीए के अंडर आपको करना है काम फॉर 3 इयर्स. उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब दिया जाएगा. सो मतलब जो आप बुक्स में सीखने वाले हो वो प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट होता है, एक्चुअल क्लाइंट्स के साथ उनका आप सब काम करने वाले हो फॉर 3 इयर्स. ओके, एंड उसके बाद फिर से एडवांस लेवल का आईटी ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है जो अगेन सीए इंस्टीट्यूट का है. उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है. ओके, सो बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स, ऐसे 2 कोर्स होंगे. एंड आपका आ जाएगा फिर सीए फाइनल लेवल, लास्ट स्टेज, एंड देन यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड ये सीए फाइनल लेवल कब होता है पता है आपको? नवंबर 2026 में आने वाला है आपका सीए फाइनल का एग्जाम. एंड इवन एट सीए फाइनल लेवल यू हैव 8 सब्जेक्ट्स. सो सीए फाउंडेशन नवंबर 2022, इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एंड डायरेक्टली सीए फाइनल है नवंबर 2026 में. बीच में 3 साल की आर्टिकलशिप है. सो नाउ हम डिटेल में बात करते हैं अबाउट सीए फाउंडेशन लेवल. ओके, सीए फाउंडेशन लेवल के सबको सब्जेक्ट्स पता है क्या? ओके, तो बोली भाषा में हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको. मैम ये 4 सब्जेक्ट्स हैं. करेक्ट. तो अकाउंट्स का एक्चुअल नाम पता है क्या किसी को? क्या है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्चुअल नाम है उसका. देन सेकेंड जो आप लॉ बोलते हो उसका एक्चुअल नाम देखो क्या है? बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. सो इसमें 2 पार्ट्स है. 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है एंड 40 मार्क्स का बीसीआर है. ओके, थर्ड है मैथमेटिक्स, जो बोलते हो आप मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स. इसमें 3 पार्ट्स है. एंड फोर्थ इज जो आप इकोनॉमिक्स बोलते हो, तो उसमें भी एक्चुअली 2 पार्ट्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. आज आपको एक्चुअल नाम पता चल गए क्या क्या है सब्जेक्ट्स के? ओके, शॉर्ट में क्या है? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. टोटल कितने मार्क्स की एग्जाम होने वाली है आपकी? 400. करेक्ट, 400. एंड 100 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट है. इसमें से डिस्क्रिप्टिव कौन से है एंड एमसीक्यू कौन से है पता है किसी को? डिस्क्रिप्टिव कौन से है बताओ? लॉ एंड अकाउंट्स. करेक्ट.
सो डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आपने 11th-12th में अकाउंट सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करना है, एंड लॉ भी आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, मतलब जैसे आप OCSP के पेपर्स लिखते हो वैसे। एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स कैसे है, MCQ पैटर्न। करेक्ट। कितने MCQs आने वाले हैं क्वेश्चंस आपको पता है? 100। किसको पता था? ग्रेट। 100 MCQ, एक मार्क का एक MCQ आएगा, ऐसे 100 MCQs आएंगे मैथ्स में भी एंड इकोनॉमिक्स में भी। और ज्यादा डिटेल्स रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको बताएंगे। सिर्फ मुझे पासिंग क्राइटेरिया एक बताओ, किसी को पता है पासिंग क्राइटेरिया? जैसे 12th में पास होने के लिए कितने परसेंटेज लगते हैं? 35। ग्रेट। सो फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने परसेंटेज लगते हैं? 200 मार्क्स एंड परसेंटेज 40, 50। कुछ बोल रहे हैं 40, कुछ बोल रहे हैं 50, तो एग्जैक्ट कितना है? 50%। ओवरऑल 50% है। करेक्ट। 40% पर सब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है मैं बताती हूँ आपको। आपको ये पता है कि 400 मार्क्स के पेपर है, मतलब आपका टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? 200 अबाउ जाना चाहिए। करेक्ट। एंड मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट। तो अभी मैं एक दो केसेस आपको बताती हूँ एंड आपको बताना है कि वो स्टूडेंट पास है या नहीं है। ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसका टोटल है 220, ओके, एंड उसको अकाउंट्स में 60s के अबाउ है, लॉ में 50s के अबाउ है, इकोनॉमिक्स में भी 50 अबाउ, मैथ्स में भी 50 अबाउ है। तो वो स्टूडेंट पास है या फेल है? पास है। सेकेंड केस, 200 अबाउ स्कोर है एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो अकाउंट्स में 40 अबाउ, मैथ्स में 50 अबाउ, लॉ में भी 60 अबाउ एंड इकोनॉमिक्स में 40 अबाउ। पास है वो? यस, पास है। थर्ड केस अभी देखो, अकाउंट्स में 39, लॉ में 50 अबाउ, मैथ्स में 50 अबाउ, इकोनॉमिक्स में भी 50 अबाउ एंड टोटल इज 260। फेल क्यों? 39 इन अकाउंट्स। सो उसको सिर्फ अकाउंट्स से फिर से लिखना है ना पेपर, या चारों फिर से लिखना है? क्या लगता है? चारों फिर से लिखने हैं। सो आपको मिनिमम 40 का मीनिंग समझ में आ गया क्या? कि एक सब्जेक्ट में भी अगर 39 आ गए एंड आपका एग्रीगेट 200 अबाउ है, फिर भी आपको चारों सब्जेक्ट फिर से लिखने पड़ते हैं। इसलिए मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि आज से 40 नंबर भूल जाओ फॉर पासिंग, क्योंकि आपने 40 का टारगेट रखा तो टोटल 160 होने वाली है, जिसका कुछ फायदा नहीं है। मतलब 0 मिले क्या एंड 40 मिले क्या, सेम ही हो गया ना, क्योंकि टोटल ही 160 हो रही है। सो हमें दिमाग में क्या रखना है? मिनिमम कितने पर सब्जेक्ट? 50। मिनिमम पर सब्जेक्ट भी 50 याद रखो, तो ही टोटल 200 अबाउ जाएगी। सो पासिंग क्राइटेरिया में किसी को कुछ डाउट्स है? क्लियर हुआ है? यस। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो यहाँ पे कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है? ऑनलाइन में, ऑफलाइन? एक स्टूडेंट है। ओके, ऑनलाइन में है कोई? आप हैंड रेज करके भी बता सकते हो। ठीक है। ओके, सो पहले कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ एंड तुम्हारे साथ स्पेशल बात करती हूँ। ओके, सो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो अकाउंट्स फेवरेट है, इसलिए यहाँ पे कितने आए हैं कि मैम सीए कोर्स सिलेक्ट किया, अकाउंट्स फेवरेट है इसलिए। ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। ओके, सो अकाउंट्स में आपको 11th एंड 12th में जो सिलेबस था, मोस्ट ऑफ द सिलेबस वही है, बट कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी है एंड उसके साथ साथ आपको टॉपिक के नाम सेम दिखेंगे, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अलग है। तो ये आपको लगेगा ना आप सीए में आए हो, सेम क्वेश्चन ही डाले उन्होंने 11th-12th के, तो क्या मैम यहाँ पे भी वही है? ओके, सो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बट विथ प्रैक्टिस वो भी आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, सो सिलेबस क्या है समझाओ। 80% 11th-12th का ही है, बट 3-4 टॉपिक्स आर डिफरेंट फॉर यू। एंड यहाँ पे क्लास में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो अकाउंट सब्जेक्ट के जो जितने भी कंसेप्ट है वो पहले सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हम सीखेंगे सारे कंसेप्ट,
एंड उसकी बहुत बार सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे. लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो क्वेश्चंस की सॉल्विंग प्रैक्टिस क्या क्या होगी बताती हूँ. पास्ट पेपर्स जो सीए इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स हुए हैं, जैसे अभी 12th में आपने प्रीलिम्स लिखे या पास्ट पेपर्स सॉल्व किए, वैसे ही हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करती है, तो सारे मॉक टेस्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे. एंड रिवीजन टेस्ट पेपर्स, सो आरटीपी उसको बोलते हैं. सो रिवीजन टेस्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं. सो लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस रहेगी. क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस होने के बाद नेक्स्ट स्टेज इज कि आपको वो क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने को आना चाहिए. करेक्ट. मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे हो तो आ ही जाएगा. करेक्ट. बट मैं नहीं हूं और आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो क्या, वो भी टाइमर लगा के, उसकी प्रैक्टिस फिर हम क्लास में करेंगे. ठीक है. तो ये नेक्स्ट स्टेप हुई कि मैं इंडिपेंडेंटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी एंड मैं यहाँ पे टाइमर लगाऊंगी एंड उस टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी लॉट ऑफ रिविजन्स. सो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रिविजन्स लेने वाले हैं हम. सो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में मतलब कैसे, उसका रियल एक्सपीरियंस अभी आप कर रहे हो, जैसे मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपको, ओके वैसे ही मैं क्वेश्चंस रिवीजन में भी आपको पूछूंगी. सो रिवीजन में मैं सब रिवाइज कर रही हूँ और आप सुन रहे हो. ओके ओके मैम कर रहे हैं रिवाइज, मैम को नहीं देनी है एग्जाम. ओके. सो रिवाइज आपको करना है, इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर्स दोगे. सो ये क्वेश्चन आंसर्स इंडिविजुअली रहता है. सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप गए, दैट इज ओरल टेस्ट जैसे. एंड उसके बाद वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज. ओके. तो उसमें भी तो आपको तो इंडिविजुअली प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे एग्जाम एनवायरनमेंट में कंडक्ट होगी और उसके पेपर्स चेक करके आपको मिलेंगे. ठीक है. क्लास का ड्यूरेशन अराउंड 4.5 months का रहेगा, जिसमें हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड रिविजन्स होंगे. एंड क्लास के बाद भी 2 months रिविजन रहेगा, उसमें 1 month रिविजन एंड पोर्शन वाइज एंड फुल सिलेबस के टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो ये पैटर्न हुआ अकाउंटिंग के लिए. एंड सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो वही पैटर्न रहेगा कि रिविजन भी होने वाली है एंड टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज एंड फुल सिलेबस के टेस्ट भी होने वाले हैं. ओके. अकाउंट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो दिया मैंने. नाउ माय इंट्रोडक्शन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं इंट्रो देती हूँ. आई एम सीए साइली लिमय. आई एम फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी, CA Silid Success Mantra Professional Academy. And from last 5 years, we are into coaching and test series for CA course specifically. And last 5 years में total 300 above chartered accountants हुए हैं from our class. ऑल इंडिया 17 ऑल इंडिया रैंकर्स है और जिसमें से एक ऑल इंडिया रैंकर CA गुरप्रीत सिंह हमारे साथ है. एंड वो सर आपको लॉ सिखाने वाले, लॉ पढ़ाने वाले. So CA Gurpreet Singh मेरा स्टूडेंट था at CA final level and now he is a faculty. And CA Gurpreet is all India ranker at intermediate as well as CA final level. Okay. So बार बार ऑल इंडिया रैंक में कैसे आना है इसका डिस्कशन होते ही रहेगा. एंड मे भी मेरे क्लास में और बाकी फैकल्टीज भी टिप्स बार बार देते रहेंगे कि आपको हाई स्कोर कैसे करना है. यस. एंड अभी हम कोचिंग में भी है. कोचिंग में CA फाउंडेशन लेवल, CA इंटरमीडिएट लेवल पे भी हमारे पास फैकल्टीज हैं एंड CA फाइनल लेवल का भी कोचिंग हमारे इधर है. एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो वी कंडक्ट फॉर ऑल द 3 levels. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 11th एंड 12th ऑल्सो. सो आप एक बार CA फाउंडेशन में यहाँ पे आ गए तो आपको CA फाइनल तक का पूरा गाइडेंस मिल सकता है, बिकॉज वी हैव फैकल्टीज एट ऑल द लेवल्स एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो. ओके. सो अकाउंट सब्जेक्ट के बाद मैं नेक्स्ट फैकल्टी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ. सो सेकेंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है? लॉ है. करेक्ट. लॉ के 2 पार्ट्स मैंने कौन से बताया आपको? बिजनेस लॉज एंड सेकेंड इज BCR. यस. सो तो फर्स्ट मैं BCR के मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, सुमाना चक्रवर्ती मैम. I welcome you for this session. And ma'am, please introduce yourself. You are really motivation for all of us. And then उसके बाद talk about your subject also. Yes ma'am, have a seat.
Okay, good evening, everyone. So, should I stick to English or should I stick to Hindi? Which one is comfortable? But I think since all of you are here and you're all very motivated, so let's get into English from the first day itself, because students are comfortable with their mother tongue or Hindi, and later on it becomes a big problem when they go to solve the paper, because all the time you're thinking in your mother tongue and you have to write in English. So there is this contradiction which is going on. So I prefer to stick in English and I teach all the concepts and everything in English. I try to be very slow, pace myself down so that you can understand. If you are not able to understand, you can stop me and I can always translate it. But that English should hit your eardrum, your brain, and that will help you in the long run. Okay. So I'm Sumana Chakravarti, and I've been teaching English for many years now. And I was a permanent faculty of Symbiosis. But then when I started doing my research, MPhil in English, I took a break because it was too much to do research and work for 9-10 hours. And that time I became a visiting faculty. So I taught in Modern College, Fergusson College, and I am a student of Fergusson College, MIT, and my own classes. Then I went to Australia after I got married. I was teaching in Australia also English. And so that was a different experience. And I've been teaching competitive exam students, CAT, and all these CA, then hotel management, law, all the English section. So I know how to approach a competitive exam. And in Symbiosis, I was also involved in preparing entrance question paper. I was also in the panel of the judges for in Symbiosis for the students who apply for management and for medical. So that's why I know both the sides, right from the written part to the performing part. That is the group discussion and personal interview. So accordingly, I'll try to prepare you for this entrance exam. So after that, after I came from Australia, I started my own English classes. Plus, I'm a visiting faculty. So that's about myself. Any questions? So we now go to the subject matter, the syllabus that we have to handle. 40 marks, as ma'am explained it to you, communication. Then communication is the first chapter. And then you have, this is how it is there in your book. But I do a different kind of breakup. In the sense, it is communication. Then you have grammar, the broad category, grammar, where you have active, passive voice, direct, indirect speech, okay, and sentence types and other things. That is in grammar, and little bit of tenses. So I start with grammar right in the beginning, because if your grammar is in place, then other things also becomes easy. So I will first start with grammar, and especially with grammar, I go very slowly, because there where the actual problem lies, and that is the bedrock or the foundation on which the rest of the syllabus will stand. So I start with grammar, then we will go into vocabulary. Vocabulary words is a big problem. हाँ, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम लोग रुक जाते हैं, वर्ड्स याद नहीं आता है, और याद करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे याद करते हैं और फिर मंडे ट्यूसडे भूल जाते हैं, फिर सैटरडे संडे याद करते ना. Of course, I agree, this happens. This is not a story that you're cooking up. But then in the vocabulary section, we are going to do these techniques. In your book, if you look at it carefully, you have vocab, words section wise, and then you have some categories also: antonyms, synonyms, prefix, suffix, idioms, phrasal verbs. So how to go about it, how to master them, how to learn them. Now, if you know one way, I'll show you another 5-6 ways. But then you have to choose which one is comfortable for you. Or you can do permutation combination. Or some words I will learn like this, some words I will learn like this. Anyway, so then we will do vocabulary. Then we'll go to the section of communication. That is all the ways of communication, types of communication.
everything from the point of view of an organizational setup. You're no more in school. Now you're looking towards your career. So you'll be soon in an organizational setup. So everything from the point of view of an organization. After that, we will go on to reading comprehension section. Now, this is the most favorite part of all competitive exams, be it CAT, be it law, be it hotel management, CA, or whatever entrance exam we had in Symbiosis also. Reading comprehension is always there. Can you tell me why? क्यों? जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, they want to make our life difficult, they want to take happiness out of our lives. ये इसीलिए ये सेक्शन रखा है. Do you feel so? And I can see that anger, you know, जब मैं वो चैप्टर पढ़ाती हूँ, I can see that anger. बाप रे, फिर से आ गया है, ऐसा एक चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है. लेकिन देखो, they are not there just to make your life difficult. In fact, this is there to make your life easy, you know, in the long run. Learning and how to read, how to understand what is important in it, and how to understand and reply. Because, you know, when you will become a CA, you have to read a lot of mails, go through it quickly, because nowadays everything is working like this, okay? You have to go through it quickly, understand what is important, and accordingly reply. You cannot take one whole day. Acha, abhi mail aaya hai, now I will read, then I will understand, then I will reply. No, they are waiting there for your mails. So reading comprehension is a section which helps you in many ways and prepares you for your career in future. So reading comprehension requires practice, reading practice. So if you are sincerely looking towards this career, start reading newspapers, editorials, magazines. I will not suggest to read bestsellers which you get on the footpath. Please don't read. It's a big no-no, because that's not the kind of English you require for these kind of exams, entrance exams. You need standard British English. So read editorial page of Times of India, good magazines, and stay aware. And when you're reading, select the topics very carefully, because you should, like ma'am said, you have all these personality development section also, where you have to talk. You'll be given a topic to speak on. You should be aware of what is going around your world. Now you had this war in Ukraine. Is it going on, or is it there is a declaration of peace? क्या हो रहा है? चल रहा है कि बंद हो गया? Thank God, whoosh. Because sitting in this comfortable room, we feel, हाँ, वो शायद बंद हो गया है. No, this will not serve your purpose. So read. When you're reading also, choose the topic. So it serves both the purposes, your knowledge as well as the English language. Okay. So reading comprehension will help you this way. Then we go to the written part, extremely important. Now, this is how things will be simpler. You know grammar, you know vocabulary, you have read. Now we will start writing. And writing, you have all these things: note making, précis writing, article writing. Article writing, again, you require knowledge. They will give you any topic under the sun to write. So you should have the knowledge. Now, it should not be that what you're writing is of the level of standard 1, standard 2. No, there should be maturity in your writing. I can give you, like in your book, if you see, there is a passage about Taj Mahal. ताजमहल अब हम लोग स्टैंडर्ड 1 से लिखते आ रहे हैं, अरे वो आगरा में है, वहाँ पे यमुना रिवर है और ये है वो है. But read the way it is written in your book. They want to see that maturity in your exam. Okay, so some extra knowledge, some extra input. So that's how article writing, report writing you will require in your job field. Formal letters, official communication, writing formal mails. ये बहुत लगता है. Now I have my English classes where I have working professionals who come and say, please हमको email writing सिखाओ. See, you are doing it now. And this is the golden period, you know, you don't have any other pressure. Job pressure नहीं है, oh, I'm working for 9-10 hours and then I have to sit down and study. This is the golden period. So make the most of it. And you have Saili ma'am, you have other professors over here, and you have all the practice sessions. So practice, where is the problem? So English, arey baap re, big problem.
There's no problem actually. Actually, if I go on to see 80% of it, you have done it in your school, whether you are from vernacular schools or from English medium, you have done that. But तब लगता था कि अरे एग्जाम के लिए 40 मार्क्स पासिंग है, हाँ, सो यू आंसर एंड यू काउंट, इसमें 10 मिल जाएगा, इसमें 10, इसमें हाँ हो जाएगा, 40 हो जाएगा. But here, as ma'am said, cannot target 40 anymore, right? So mail writing, resume writing, yes, you will require it throughout your life, okay? And meetings तो बहुत सारे होंगे. देखिए आप आज भी हम लोग मीटिंग में बैठे, so you will require meetings. How do you approach a meeting? Minutes of the meeting, agenda of the meeting. ये सब आपको अपने करियर में लगेगा. Actually, this course is preparing you for your future. So take it like that. Don't take it, oh English subject है, ये तो हमेशा मेरा प्रॉब्लम में एरिया था, बाप रे, और टीचर भी इंग्लिश में बोल रही है, वो तो और भी डबल प्रॉब्लम हो गया है. So that should not be the case. In fact, you try to speak in English, you speak. अरे गलती होगी, टीचर हंसेंगे, no, that is my job to correct you. In fact, speak in English. In fact, some of my students come and say, ma'am, I want to say this in English. हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? I will say, अच्छा, you say it like this. And I actually appreciate that, because then that student has gone home and worked. Students who come and say, okay, any doubt? No. That is a warning bell for me. That means कुछ हुआ ही नहीं है. But if students say, yes ma'am, doubts है, और मुझे ये कैसे बोलना है, वो कैसे बोलना है, very good. And that makes the session interactive. I want it to be interactive. It is language. It should be interactive. Okay? Any doubt? मैंने अपना मैसेज दे दिया है आप लोगों को. So there should be some doubt, some question. Yes. यही है कि पूछने में डर लग रहा है. मम्मी भी पूछ सकती है. आराम से पूछिए, कुछ भी पूछना. No doubt? No, not at all. Not a doubt, ma'am. Yes. But very much eager to attend your offline lectures. Oh my God. Arre. Yeah, your name, please. Neeraj Ghanekar. Neeraj Ghanekar. Ghanekar. Okay, you're most welcome. Even I'm looking forward to meet all of you. And after this whole Corona period, you know, locked up in the room and classes in the room, and I have bought a whiteboard also for my classes, but it's very uncomfortable. So this time interactive and in front of the students, you're most welcome. Even I'm looking forward to it. Okay. I have will you just share your experience of learning Marathi? Oh, How you learned it? oh, you Yeah, so remember? they will get the Yes. confidence, right? Acha, that goes little back to my personal life. That's okay. Though I'm a Bengali married to a Maharashtrian, and so my present surname is Patwardhan. You get the message? Yeah. My husband born and brought up in Sadashivpet, and they speak all pure, correct Marathi. And I am practically zero in Marathi. And zero in Marathi means not only zero. Like when I open my mouth, people laugh. They are like rolling on the ground like that. So when I got married, my mother-in-law, she said strictly she has to speak in Marathi and people should help her. She was correct. Yeah. And I, being a language teacher, even I said, yes, unless I speak, I will never learn. Like I tell you, unless you speak English, you will not learn. So there was nobody to sit with a book and tell me, hey subject hai, hey verb hai, hey asa hai. So I had to just listen. So I used to just listen and just repeat. Acha, hey asa bolaiche, hey tasa bolaiche. Like I used to get really confused with the structure. Hey kare na, kai zalay. My R is also a problem. You wonder why kare na? It should be karla nahi. That is also there. Then I thought, okay, this is the structure. Okay, I will follow this. So I've been listening and following. And so many times people laughed at me, they corrected me. But I was like, hasne do. But I am learning. So now the situation is,
that I understand complete Marathi and I speak Marathi. And now my in-laws tell my husband, "Hey, you have not learned Bengali." So the tables have turned, you know. So the ball is in my court, and people appreciate, "Ah, किती छान मराठी बोलतीये, बघ तिला सगळे येतात, including the galis." Okay, so I know that also. so I am on the superior position in the house. So I have learned Marathi like this. Yeah, and I'm not from this place. Not at all. I was not born and brought up here. So Marathi was like English is for you, Marathi is like that for me. Even now, all this Hasya Jatra and everything, I watch, I listen. Purposely, I do it so that I know everything. And sometimes to give example in class, it becomes easy for me to associate with students. So I know how difficult it is to learn a brand new language, and I've learned it, and I've done it the hard way. Here, people will not laugh at you. In my house, people used to laugh, especially in my marriage. They said, "Ukhana." Ukhana means I was sweating all over, and all in-laws waiting to hear. So I learned it, and I said it very slowly, paced it down, but it was correct. So that was my victory. So that was the starting point, and now I can speak. So if you get stuck, I can translate in Marathi also, provided you don't laugh and, and you correct me. Okay, so we are in the same boat. Okay, fine. No questions. Others online, any student has any question? Yes. I also learned Marathi. Yes. See, she's speaking English also. Yes, so nice. So nice. Oh, now you can speak Marathi completely. Very good. You know, there is a word in Marathi, cheshta. In Hindi, cheshta means trying. So if anybody told me, will you do this? मी चेष्टा करणार आहे. And my husband used to not, no, प्रयत्न करणार आहे, प्रयत्न करणार. Because I was used to with that word and I used to put it. But then I realized cheshta means to make fun, and I'm telling it to somebody like that. So all these things happen. Loads of incidents which we are going to share in class, and it's going to be fun-filled. Don't get scared. If you get scared, you will not learn. Okay? So we'll start our journey on this note. Okay, there are other faculties waiting, and online students, you're also most welcome. Thank you for attending. Yes, thank you so much, Sumana. So even I am also from Marathi medium, and I used to have a lot of fear from 11th standard itself related to BCR. But मैम मुझे ऐसे लग रहा है कि आप तब वहाँ पे होती ना तो मेरा इंग्लिश और ज्यादा अच्छा हो जाता. Yes, so आपको जो भी इंग्लिश सुधारना है ना, स्पीकिंग इंग्लिश मतलब जो स्पोकन इंग्लिश होता है, राइटिंग इंग्लिश, तो आप कुछ भी डाउट्स मैम को फ्रैंकली पूछ सकते हो, लिटरली. Okay, so because she is master in English, आपने सुना अभी. Now the next part is business laws. Okay, so 60 marks का business laws है. For that we have CA Gurpreet Singh, who is all India ranker at CA intermediate as well as CA final level. So welcome CA Gurpreet. So Good evening, sir ma'am. is first in online mode. Yes, Gurpreet, just 1 minute. Saidi ma'am, I'm unable to start my video. Actually, host has disabled. Can you please? Yeah, just 1 minute. Yes. Yes, Gurpreet. Now you can try. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's working now. Okay. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है बच्चों आपका जोश? आज मैं देख रहा हूँ कि संडे है एंड फिर भी प्रेजेंट हमारी बहुत ज्यादा है. तो ये जो संडे में, यानी इससे एक बात तो पता चलती है कि बच्चों के अंदर फायर तो है, और इस फायर को
हम राइट डायरेक्शन में एज ऑफ ऑल फैकल्टीज साइली सक्सेस मंत्रा में हम ये आपकी हेल्प करेंगे कि आपके अंदर की जो फायर है हम उसे राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, ताकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, और ना ही सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें बल्कि ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर करें। मैं अपना ब्रीफ इंट्रो ऑलरेडी मैम थोड़ा दे चुकी हैं, बट मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। Myself, CA Gurpreet Singh, CA by profession and teacher from heart. CA Foundation, first attempt, first level I cleared, and I was first in Pune. CA Inter, I cleared first attempt, and I was first in Maharashtra and All India rank 23rd in India. And CA Final, All India rank 25th. Before going deep down into my subject, I will first discuss about the experience that I carry. आर्टिकलशिप जो मैंने करी है वो सबसे बेस्ट फर्म से करी है जो बच्चे चाहते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिग 4 KPMG। वहां से मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है और मैंने टैक्स लॉज में अपनी आर्टिकलशिप करी है, टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट करने में कि हम कैसे उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर करते हैं, और वही मैं आपको अपने बिजनेस लॉस के साथ कनेक्ट करके एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल दूंगा। नॉट यानी आपका सब्जेक्ट दिखने में तो थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इट इज गोइंग टू बी टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी आपको अभी से ही मसाला मिलने लगेगा जो आप आर्टिकलशिप में करेंगे या सीए के बाद, सीए बनने के बाद करेंगे, वो आपको सीए फाउंडेशन से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ना पहले हम जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहला जो पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि यार सीए हम ले तो रहे हैं बट हम अपने बच्चे का करियर, क्योंकि एक करियर आप जब चुन लेते हैं तो उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो क्या आज भी सीए करियर में स्कोप है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कॉमर्स के बच्चों में, क्या सीए में आज भी स्कोप है क्या? तो मैं आपकी बेसिक लिंकिंग करूंगा बच्चों इससे, आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से जो आप ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ के आए हैं, कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और मार्केट में डिमांड उसकी ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या होगा बच्चों? बढ़ा हुआ रहेगा। हमेशा उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, लोग उसे मांगेंगे कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये एक्सपर्ट मेरे पास होना चाहिए। करेक्ट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑल ओवर इंडिया जो अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं उनका नंबर 3 लाख के अराउंड है, बट इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 100 करोड़ प्लस। यानी मार्केट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी द एक्सपर्ट्स इन देयर प्रोफेशन। तो जो आपकी एक्सपर्टाइज है, जो आप एक्सपर्टाइज सीए बनने के बाद लेके जाएंगे, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम सीए बन जाएंगे तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या हम कर सकते हैं, कौन सी हमें जॉब मिलेगी, या क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताना चाहूंगा विद द पैकेजेस दैट कंपनीज आर नाउअडेज ऑफरिंग टू अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैक्सिमम सैलरी दैट हैज बीन ऑफर्ड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट for the foreign posting is 75 lakhs, my dear friend. Even one of my very close friend who has cleared chartered accountancy only 2 years back is now posted in London with a package of 60 lakhs plus। अब मैं बात करता हूं इंडिया की बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं और उसमें क्या क्या प्रोफाइल्स आपको, क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं होगा प्रोफाइल्स का, तो आई विल मेनली टॉक अबाउट द फाइनेंस डोमेन कि आपको कौन सी बेस्ट कंपनीज है जो सीए को हायर करती हैं इंडिया के अंदर। तो सीए को बच्चों जो हायर करती है, पहली कंपनी जो बेस्ट होती है दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये जो आपकी एक्चुअल कंपनी है, ये सीए फ्रेशर को जब आप सीए बन के निकलेंगे ही तो ये आपको पैकेज ऑफर करती है 30 लाख रुपीस का। सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट में आती है बच्चों वो आती है मैरिको लिमिटेड। ये सारी मैं आपको बता रहा हूं फाइनेंस की प्रोफाइल जिसमें आप उन कंपनीज का फाइनेंस हैंडल करते हैं। मैरिको लिमिटेड आपको ऑफर पैकेज करती है दैट इज अबाउट 26 लाख रुपीस, जिसमें आपका 18 लाख फिक्स्ड होता है एंड 7-8 लाख आपका बोनस अमाउंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। थर्ड कंपनी आती है बच्चों आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड भी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए हायर करती है और इसका पैकेज रहता है 22 लाख पर एनम। ये तो बात हो गई बच्चों प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की, बट इवन
पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी अगर गवर्नमेंट कंपनीज भी क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती है, द आंसर इज यस। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो बेस्ट, जो सीधा सीए कैंपस, जब जैसे आप सीए पास होते हो तो वो जो कंपनीज हायर करती हैं वो आपको हायर करती हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एट अ पैकेज ऑफ 17 lakhs, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट द पैकेज ऑफ, स्टार्टिंग पैकेज बता रहा हूं, एट द स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 19 lakhs एंड ओएनजीसी एट द पैकेज ऑफ 21 लाख रुपीस। ये आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है जो सीए को हायर करती हैं, और जो पहले मैंने लिस्ट बताई थी वो प्राइवेट कंपनीज की बताई थी जो आपको एक अच्छा पैकेज देती है। बट सर टॉप कंपनीज में जरूरी तो नहीं है कि हमारा, तो एवरेज क्या मिल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब सीए पास होता है, तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या ऑफर होता है? तो नॉर्मली बेटा आपको 9 लाख से लेके 11 लाख के बीच में एज अ फ्रेशर आपको दिया जाता है। बट कई बच्चे कहते हैं कि हम जॉब में नहीं जाना चाहते, वी डोंट वांट टू डू जॉब, वी डोंट वांट टू वर्क, हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो सेकंड ऑप्शन जिसके लिए सीए प्रोफेशन बहुत फेमस है, दैट इज प्रैक्टिसिंग। यानी जितनी भी नॉलेज आपने अपने सीए कोर्स में गैदर करी है, जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज आप जो अपनी आर्टिकलशिप में सीख के जाएंगे, जितनी भी बुक से आप नॉलेज सीख के जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपने जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं कंप्लायंस में, टैक्स प्लानिंग में, ऑडिट में, ये सब चीजों के लिए आप कर सकते हैं। और इसमें कोई पैकेज नहीं होता है, इसमें आप जितना ज्यादा काम करते हैं, जितने अच्छे आपके क्लाइंट्स होते हैं उतना ज्यादा, यानी देयर इज नो बार व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। तो जितनी आप अच्छे से, जितना आपका नाम बढ़ेगा, जितनी क्वालिटी की आप सर्विसेज देंगे, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज दैट कि जब मैंने सीए किया था तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सीए में तुमको कितनी कॉस्ट लगी सीए करने में? तो मैं कहता हूं यार सीए में मेरे को कोई कॉस्ट ही नहीं लगी, मैंने उल्टा पैसा कमाया है सीए करने। यानी जब मैं सीए बना था तो सीए स्टार्टिंग से लेके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबकी क्लासेस मिला के, इंस्टीट्यूट की फीस मिला के मेरी टोटल फीस हुई होगी अराउंड 3,50,000। बट जहां पे मैंने आर्टिकलशिप करी 3 इयर्स की, वहां पे मुझे स्टाइपेंड ही 20,000 पर मंथ मिलता था। तो 3 साल के लिए अगर मुझे स्टाइपेंड 20,000 पर मंथ मिला तो 3 इयर्स का टोटल कितना हो गया बच्चों? क्या मैंने अपनी कॉस्ट ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले ही कंप्लीट कर ली, या मैं उसमें भी प्रॉफिट में चला गया? तो सीए इज द ओनली कोर्स जिसमें कि आप सीए बनने से पहले ही, यानी उस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही उसकी कॉस्ट भी मिल जाती है और आपको जॉब भी मिल जाती है। बिकॉज जहां पे, जिस फर्म पे मैंने आर्टिकलशिप कंप्लीट करी थी, वहीं से सीए वाले रिजल्ट वाले दिन ही उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दे दिया कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इस रिलेटेड यानी सीए में स्कोप है कि नहीं, ये तो हो गया बेटा मॉनेटरी टर्म्स में कि सीए में मॉनेटरी स्कोप है कि नहीं। द सेकंड स्कोप जिसमें इंपॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट है कि नहीं मार्केट में हम लोगों की। क्या मार्केट में जब मैं सीए बन के निकलूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। बिकॉज हो सकता है कि कोई दूसरा काम करके भी सीए से ज्यादा कमा रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है कोई बिजनेस करके सीए से ज्यादा कमा रहा हो, बट द सेकंड क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट। बिकॉज वी वांट एज अ ह्यूमन, वी वांट बोथ फाइनेंशियल नीड्स ऑल्सो एंड सोसाइटी में हमारी एक रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो आज भी मुझे याद है कि हम जब भी किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं कि यार आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एकदम रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगता है। और ये रिस्पेक्ट क्यों देखता है वो हमें इस नजरों से? बिकॉज उसे पता है कि जो नॉलेज हमने गेन करी है ओवर द 5 इयर्स, जो हार्डवर्क हमने किया है, जो एक्सपर्टाइज हम कैरी करते हैं, इस वजह से वो सामने के लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो सीए प्रोफेशन विल नॉट ओनली गिव यू द मनी, इसमें स्कोप सिर्फ मनी का नहीं है मेरे बच्चों, इसमें जो स्कोप है वो आपका रिस्पेक्ट का भी है। यानी जब आप मार्केट में सीए बन के निकलोगे तो आपको कंपनीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक टॉप अपनी नॉलेज आपके पास है तो कंपनीज आपको कॉल करेंगे कि सर आप इंटरव्यू के लिए प्लीज आ जाए। तो इंटरव्यू में आपका कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या किसी बच्चे को इस चीज पे डाउट है, स्कोप ऑफ सीए पे? फिर मैं जाऊंगा थोड़ा सब्जेक्ट की तरफ, किसी को भी अगर डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है। ओके
तो आई एम बिलीविंग दैट देयर इज नो डाउट, राइट? यस गुरप्रीत, क्लासरूम के भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं है, किसी को क्लियर है सब? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड मैम। आगे चलते हैं फिर। मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ाता हूँ लॉ, मैं सीए इंटर लेवल पे भी टैक्स लॉस पढ़ाता हूँ और सीए फाइनल लेवल पे भी टैक्स लॉस पढ़ाता हूँ। यानी आप जिस फैकल्टी से पढ़ने जा रहे हैं वो सीए फाउंडेशन नहीं, वो सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल लेवल तक के कोर्स पढ़ा लेती है। तो आपको जो एक्सपर्टाइज इस सब्जेक्ट में मिलेगा, बिजनेस लॉस का जो टच अपॉन मिलेगा, वो फाइनल लेवल तक का मिलेगा। जैसा कि अब आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बिजनेस लॉस हमारे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया है। तो बिजनेस लॉस, इवन ये जो लॉस का जो बेटा सब्जेक्ट है, ये सीए फाउंडेशन पे भी है, सीए इंटरमीडिएट पे भी है और सीए फाइनल लेवल, यानी तीनों लेवल पे लॉ को रखा गया है। यानी ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको रखा क्यों गया है? द रीजन बीइंग इज कि जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मार्केट में निकलते हैं तो लोग आपको एक्सपर्ट समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप एक अकाउंट्स के ही नहीं, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट होते तो आप अकाउंटेंट होते। यू आर समथिंग अबव एंड बियॉन्ड द अकाउंटेंट, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा बनने जाते हो तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं, टैक्स लॉस का एक्सपर्ट, बिजनेस लॉस का एक्सपर्ट और जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसमें आपकी महारत मानी जाती है। इसलिए, और जब मैं लॉ की बात करता हूं तो लॉ में आपको जब एक्सपर्ट माना जाता है तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड व्हाट यू डू इज आप उस लॉ को, उस रेगुलेशन को समझते हैं क्योंकि आपको पहले से ही पता होती है, आप उसे इंटरप्रेट करते हैं और अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यार आप ऐसा कर लीजिए, आपको लॉ में ये अलाउड नहीं है, आप इसको ऐसे कर लीजिए। और इसी लॉ की प्लानिंग से आप अपने क्लाइंट के करोड़ ऑफ रुपीस सेव कर सकते हैं। तो मैंने अपने 3 इयर्स के आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में बहुत सारे क्लाइंट्स को टैक्स प्लानिंग करके दिए हम लोगों ने। मैं वो भी आपसे केस स्टडीज डिस्कस करूंगा जब हम अपनी क्लास को अप्रोच करेंगे, जब भी हम अपनी फिजिकल क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तब से हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्लाइंट का पैसा बचाते थे। क्योंकि जैसे आप क्लाइंट का पैसा बचाओगे, सपोज आपने क्लाइंट का 5 करोड़ बचाया, 1 करोड़ रुपए सेव किया, लॉ को, सिर्फ लॉ को समझने पे कि लॉ को आपने समझा और उसे सही बता दिया कि आपको ये करना है, तो जब आप क्लाइंट का पैसा बचाते हैं तो क्लाइंट खुश होकर आपको अच्छी फीस पे करता है। तो आप जब एक्सपर्ट माने जाओगे, इंटरप्रेट करोगे, अप्लाई करोगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लॉस का जो कोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत डीप में जाएंगे। बट सीए फाउंडेशन लेवल पे हम बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर सीए इंटर लेवल पे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे लॉ में, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे लॉ में, एंड देन सीए फाइनल में हम एकदम डीप डाउन जाते हैं, हम एकदम डीप डाउन सीखते हैं। तो नाउ आई एम कमिंग टू द सीए फाउंडेशन पार्ट बेटा। सीए फाउंडेशन में आपको टोटल 5 लॉस के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, 5 लॉस के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, बिकॉज आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं। और क्योंकि आप ये सब्जेक्ट 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक नया है। बट आई एम टेलिंग यू दैट वंस यू विल लर्न फ्रॉम अस, देन यू विल फॉल इन दिस लॉ सब्जेक्ट। आपको लॉ सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। ये मैम ने शुरू में कहा कि अकाउंट्स आपका फेवरेट था इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, बट कुछ दिनों बाद आप ये कहेंगे कि यार लॉ भी मेरा फेवरेट है, बिकॉज आप पहली बार पढ़ेंगे और हम इसको इतना सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे दैट यू विल फॉल इन लव विद द लॉ सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट इसका है बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी यहाँ पे आपके टिक मार्क नहीं चलते। यहाँ पे आपको पूरा, जैसे आप बिजनेस स्टडीज ओसीआर का अपना पेपर 12th में सॉल्व करते हैं, नॉर्मली ही वैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो आपका बिजनेस लॉज है ये 60 मार्क्स कवर करता है, और ये 60 मार्क्स पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये 60 मार्क्स में से आप 50+ स्कोर करें, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें डाउट होगा, मैं अभी लॉज में नहीं जा रहा कि कौन से लॉज कवर होते हैं, वो सब हम डिटेल में क्लास में कवर करेंगे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। इनफ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, बट किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है।
मैम यू आर म्यूट मैम। ऑफलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट है? नहीं? गुरप्रीत, मुझे एक डाउट है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। ऑन यस मैम, टेल बिहाफ ऑफ मी। स्टूडेंट्स कि सर क्लास में आने वाले हैं सिखाने के लिए या ऑनलाइन ही सिखाएंगे सर? ये डाउट है सर किसी को? यस, हाँ, यस। सो ये डाउट है, एक पेरेंट को भी डाउट है गुरप्रीत, ये कि कहाँ से सर सिखाएंगे। सर पुणे आके फिजिकली सिखाएंगे, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको ऑफलाइन सिखाएंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन के लिए ऑप्ट करेंगे पुणे से ही पढ़ाने वाला हूं मैं, और ऑनलाइन पढ़ाएंगे उन बच्चों को जिन्होंने ऑनलाइन ऑप्ट किया है, और जो बच्चे ऑफलाइन पसंद करना चाहते हैं जो पुणे में है या पुणे में रहते हैं उनको हम पुणे में ही पढ़ाएंगे। यस, ओके। सो सर क्लासरूम में यहाँ पे सामने आके ही आपको सिखाने वाले हैं, प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनके लिए जूम पे भी साइमल्टेनियसली क्लास चलेगा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट? इधर के स्टूडेंट का तो मैंने पूछ लिया डाउट जो था वो। नो मैम। ओके, यस, यस, थैंक यू गुरप्रीत। यस, Yes, बहुत ही ma'am. अच्छा इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हो गया सब्जेक्ट का भी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड है ना, ऑल इंडिया रैंकर से सीखने को मिलेगा जिनका KPMG में आर्टिकलशिप हुआ है। एंड गुरप्रीत, अभी की कंपनी कौन सी है आपकी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैंने काम ओके, किया है। ओके, Yes. ग्रेट। सो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिलने वाला है along with the book knowledge. So thank you Gurpreet. यस मैम, थैंक यू। Yes, yes, yes. Now the next subject is, आप ही बताओ कौन सा है नेक्स्ट सब्जेक्ट? कौन सा है नेक्स्ट सब्जेक्ट? मैथ्स। यस, just 1 minute. Yes, so for business maths, we have a faculty CA Vivek Maru sir. So welcome CA Vivek sir, and sir will guide you about the maths. Yes, yes, go ahead sir. Yes, very, very good evening. अरे very, very good evening. बस यही हो जाता है अकाउंट्स और मैथ्स में। आप इतना अकाउंट्स और लॉ इको इसमें इतना थक जाते हो कि मैथ्स तक आते हैं तो पूरी हवा खत्म हो जाती है। ठीक है, सो ऐसा जोश इतना ठंडा रहेगा तो नहीं चलेगा। कम ऑन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कम ऑन, थोड़ा सा जोश होना चाहिए। बस इसी तरीके से हमें पढ़ना है बेटा। हम लोग हमारे सेशंस बिल्कुल इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, इट हैज टू बी एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप एंजॉय करोगे पढ़ते पढ़ते, उतना आप सीखोगे भी। और ऑब्वियस ही बात है, आपका क्लास कहाँ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए अभी 2 सब्जेक्ट्स का आपने बहुत डिटेल में नॉलेज ले लिया है, बराबर है। ऑब्वियस बात है, उनके सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव हैं, उनको आपको लिखना है, इसलिए उन्होंने उतना टाइम लिया। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में आपको सिर्फ टिक करना है, तो फिर इन दैट केस मैं टाइम भी उतना ही लूंगा आपका। ठीक है, सो आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स। मैं मेरे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ बेटा। बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स से कई बार डरे हुए होते हैं, बराबर है। सो मैं इन सब चीजों को, आपके चैलेंजेस को जो है एड्रेस करूंगा, बट आई विल बी वेरी क्विक। ओके, डोंट वरी। यस, बिजनेस मैथमेटिक्स, इट विल बी हैविंग 40 मार्क्स, 40 मार्क हैं इसमें। इसके अलावा इसमें 8 चैप्टर्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, सबसे इजी। लॉजिकल रीजनिंग सबसे इजी है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, अगला कौन सा होगा? 9। बस यही है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग, इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट स्टैट्स। स्टैट्स में भी अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, इट्स वेरी इजी। 40 मार्क्स, जिसमें आपको 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ऐसे आपका 100 मार्क्स का जो है बेटा पूरा पैटर्न है। एक्सक्यूज मी, ऐसे आपका 100 मार्क्स का पैटर्न है। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे टोटल? एक्चुअली इसके अंदर 3। इस एक पेपर के अंदर एक्चुअली 3 अलग अलग कंटेंट्स आ जाते हैं, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। ओके, नाउ
मेरा जो एग्जाम होगा, मेरा जो पेपर होगा, उसका पैटर्न कैसे होगा? क्या आपको लिखना होगा या आपको ऑप्शन टिक करने हैं? Yes, this is a MCQ based pattern, right? This is a MCQ based pattern. एक पेपर होगा सिर्फ 2 घंटा, अकाउंट्स, लॉ, आपको लिखना होता है, बराबर है? तो 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन मैथ्स का पेपर कैसे होना है? सिर्फ 2 घंटे का। 100 मार्क आपको 2 घंटे में हासिल करने हैं, अंडरस्टैंड? सो आपको बहुत क्विक होना होगा, ठीक है? यू विल हैव टू बी वेरी फास्ट, आपका थिंकिंग एबिलिटीज बहुत फास्ट होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव स्टाइल होगा और निगेटिव मार्किंग होगा। ऐसा नहीं कुछ दिया है बस टिक करते जाओ रे, जय माता, जय माता दी। यस, आपने देखा होगा मूवी में, राइट? कौन सा मूवी था? स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना? बराबर है। तो बस हमें जय माता दी नहीं करना है बेटा, जितना आता है उतना ही टिक करना है ना? सो पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, निगेटिव मार्किंग होगा बेटा 0.25 मार्क्स का। ओके, एक गलत करो आप 0.25 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। सो नहीं आता है तो बेटर अटेम्प्ट मत करो, है ना? निगेटिव के चक्कर में मत पढ़ो, नहीं तो फिर आपका मार्क्स पॉजिटिव होने के जगह पे आप नीचे चले जाओ। नेक्स्ट, अगेन स्टूडेंट सब्जेक्ट पासिंग क्राइटेरिया आप जानते हैं, आपको 40% मार्क्स हासिल करना है, बराबर है? 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 आपको कम से कम निकालना है, लेकिन मैं आपको 40 के लिए पढ़ाने के लिए नहीं आया, बराबर है? आप मैथ्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर सिर्फ 40 के भरोसे बैठोगे तो कैसे चलेगा? हम लोग यहाँ पर आए बेटा आप 80s 90s के लिए, अंडरस्टैंड? वी आर नॉट हियर फॉर जस्ट स्कोरिंग 40 मार्क्स। 40 एवरेज स्टूडेंट लाता है, यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, राइट? यू कंसिडर योरसेल्फ एवरेज? अरे आपने सीए कोर्स चूज किया है, आप ऑलरेडी अबव एवरेज हो, बराबर है? आप सीए कोर्स चूज करने का चैलेंज ले रहे हो, डेफिनेटली यू आर अबव एवरेज, अंडरस्टैंड? सो यू आर नॉट हियर टू स्कोर जस्ट 40 मार्क्स, आपको बहुत ज्यादा सिक्योर करना है। ओके, सो 40 मार्क्स हमें लगने वाला है। और अब मैं बात करता हूं बेटा मेरे मैथ सब्जेक्ट के बारे में, जो बच्चों को डर होते हैं, ठीक है? सबसे जो बड़े बड़े डर है बेटा बच्चों को, वो डर कुछ इस तरीके से होते हैं। एक, हमने 11th-12th मैथ्स नहीं किया, हमारा क्या होगा, बराबर है? क्या मुझे मार्क्स कम मिलेंगे? क्या दूसरे बच्चों को स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, बराबर है? क्या हम पास हो पाएंगे, हमने 11th-12th मैथ्स नहीं किया है? दूसरा एक डर होता है, मैं पहले से वीक था या वीक थी, तो मेरा क्या होगा? आई एम स्केर्ड ऑफ मैथ्स, मुझे मैथ्स से डर लगता है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो क्या होगा? नेक्स्ट, मुझे काफी बार, ये तो सबसे ज्यादा होता है बेटा, कि बच्चों को बोला जाता है कि मैथ्स क्या है, मैथ्स टफ है, बट बिलीव मी इट इज नॉट सो। ओके, मैथ्स इज नॉट टफ। ओके, स्टूडेंट्स अपना मेंटालिटी वैसे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा सोचना, अगर मैंने मतलब मैं अगर आपका कोई रिलेटिव है और मैंने आपको बोला कि वो जो पर्सन है ना वो बहुत खड़ूस है, तो आपके दिमाग में पहले से वो आइडिया आने लग जाएगा, हाँ यार वो बहुत खड़ूस होगा, बराबर है? तो इन दैट केस क्या होता है ना, आप उससे बात करोगे नहीं, उसके पहले से आपके दिमाग में रहेगा कि यार वो खड़ूस है, ठीक है? सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है, मैथ्स बहुत इजी होने वाला है, और मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताने वाला हूं। आई हैव हर्ड द पेपर इज लेंथी, और ये पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना सिर्फ 2 घंटे में, ठीक है? सो बेटा मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मैं बहुत टू द पॉइंट रहूंगा। मैथ्स जिन लोगों को लगता है कि बहुत हम लोगों ने 11th-12th नहीं किया, या हमें डर लगता है, हमारा स्कूल में थोड़ा वीक था, उन लोगों के लिए बेटा एक बात ध्यान रखिए, बेसिक मैथ्स से मैं स्टार्ट करूंगा। जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है ना, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा स्क्वायर्स क्यूब्स, राइट, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि हमने 11th-12th मैथ्स नहीं किया तो हमारा क्या होगा। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट एट ऑल। ओके, सो बेसिक मैथ से मैं स्टार्ट करूंगा। आइडेंटिटीज आपको पता है, a + b ब्रैकेट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी कहां सीखी थी आपने? स्कूल में सीखी होगी। यहां से हम लोग करने वाले हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग करने वाले। तो इतना स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा 11th-12th वालों, आपने 11th-12th में मैथ्स किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही सोच के पढ़ाने वाला हूं कि आपने 11th-12th मैथ्स किया ही नहीं है, आप लोग ऑलरेडी डर रहे हो, यही सोच के मैं पढ़ाने वाला हूं। और एक लास्ट चीज, मैं हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा आपको, इस तरीके की ट्रिक्स आपको बताऊंगा, स्पेशली कैलकुलेटर पे। बेटा आपको पता है ना कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम्स में? यस, 11th-12th में तो नहीं होता है, लेकिन हमारे को सीए एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है।
एंड प्लीज बिफोर यू बाय अ कैलकुलेटर, बेटा मैं आपको बताऊंगा क्लास में आपको किस तरीके का कैलकुलेटर होना चाहिए, कौन से बेसिक फंक्शंस है जो उसमें होने चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है गलत कैलकुलेटर ले लेते हैं, उसमें ग्रैंड टोटल का फंक्शन नहीं होता है, मेमोरी का फंक्शन नहीं होता है। अरे फिर आप एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे? अंडरस्टैंड? तो कुछ फंक्शंस चाहिए होते हैं कैलकुलेटर में, आप प्लीज वो लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद ही कैलकुलेटर लेने की गड़बड़ करना, ठीक है? सो मैं आपके साथ इतनी ट्रिक्स शेयर करूंगा, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करोगे। एंड आई मीन दिस, सिर्फ 30 सेकेंड्स, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहने दो, आप 30 सेकेंड के अंदर अंदर उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल बन जाओगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ आवर अप्रोच इज गोइंग टू बी, ओके? एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है? सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट, नोट्स आपको दी जाएंगी, नोट्स कलरफुल होने वाली है, ठीक है? जिसमें फॉर्मुलेज, जो भी ट्रिक्स होंगी, ठीक है? काफी सारी ट्रिक्स बेटा नोट्स में नहीं दी जाती, उसके लिए आपको हाजिर रहना है यहाँ पे, बराबर है ना? नोट सब चीज में, सब सारी ट्रिक्स नोट्स में तो नहीं दी जा सकती है, कुछ चीजों के लिए आपको यहाँ पे हाजिर रहना होगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट माय सब्जेक्ट। आई टोल्ड यू आई विल बी शॉर्ट, आई विल बी कवरिंग इन वेरी स्मॉल टाइम, ओके? और यही मेरा सब्जेक्ट भी ऐसे ही करने वाला हूँ, आपका फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, यही मेरा अप्रोच रहने वाला है, ठीक है? सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस सब्जेक्ट? आई नो आप लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ क्वेरीज हो सकती है, एनीथिंग? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? अरे यस, ऑनलाइन बेटा किसी को कुछ क्वेरीज, कुछ पूछना हो? ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बेसिक मैथ से स्टार्ट करूंगा। आपने 11th 12th किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल बी कैपेबल। आप इतनी ट्रिक सीखने वाले हो मैथ्स, स्टैट्स और एलआर तीनों में कि आप हर क्वेश्चन को, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो सिर्फ फॉर्मूले से होता है बेटा, उसकी भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है? 30 सेकेंड्स याद रखना, हर क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकेंड्स में हो सकता है, ठीक है? और यही हमारा फोकस होगा। So here I conclude my thing, okay, and I'll call ma'am for another session. Thank you. Yes, thank you so much, CA Vivek Malu sir, for your brief guidance related to maths. And मैं आपको बताती हूँ कि आपका मैथ्स का जो पेपर है उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। तो 2 आवर्स के मिनट्स कितने होते हैं बताओ? 120 मिनट्स, करेक्ट? एंड 100 मार्क्स का पेपर एंड 10 मिनट्स हमारे जाते हैं वो एडमिट कार्ड दिखाओ, अटेंडेंस लिखो उसमें, तो 110 110 मिनट्स है आपके पास फॉर 100 मार्क्स पेपर। सो 1.1 आ रहा है मिनट्स फॉर 1 मार्क। एंड सर ने अभी क्या बताया, वो कितने सेकेंड्स में करके लेने वाले? 30 सेकेंड्स में। सो आपको, आपके पास 1 मिनट ही रहता है 1 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए सर ने कुछ ऐसे ट्रिक्स ढूंढे हैं कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 30 सेकेंड्स में ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, हमने सभी, मैं टेस्ट सीरीज लेती हूँ तो देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स रोते हैं कि मैम कैसे होने वाला है ये 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पढ़ो, आप जस्ट इमेजिन करो 1 मिनट को, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है, फिर एमसीक्यू में से वो सर्कल डार्क करना है, ओएमआर शीट्स आपको पता है उसमें वो डार्क करना है सर्कल, ये सब वो 1 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ओके? इसलिए ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ जाता है बट वो 2 आवर्स में कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए ये भी आपको सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ओके? नाउ अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कौन सा? इकोनॉमिक्स। सिर्फ इकोनॉमिक्स है क्या ये? तो वो सर ही बताएंगे कि सिर्फ इकोनॉमिक्स है या कुछ एडिशनल भी है। सो आई इनवाइट सीए ईश्वर काबरा सर फॉर गाइडेंस रिलेटेड टू हिज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। यस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो पहले मेरे बारे में स्टार्ट करते हैं। मैंने कहाँ से पढ़ाई की, अगर कितना टाइम लिया हमने उस बारे में। सो आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2019
और उसके बाद से 3 साल से मैं टीचिंग में ही हूँ। टोटल क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो है प्री कोर्स, दैट इज अराउंड 5 इयर्स। और मैंने आर्टिकलशिप भी ANR के एसोसिएट से की एंड बीकॉम भी मैंने BMCC से किया हुआ। तो अप्रोच जो है इस पूरे सब्जेक्ट का वो बहुत फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेसिकली जो आप मेरे ख्याल से 9-10 स्टैंडर्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस सब्जेक्ट को। 9 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड, फिर 11-12 कॉमर्स में भी हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली ऐसा है कि जो ज्यादा आप बेसिकली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्यादा अच्छे से स्कोर करें। ठीक है, तो हमारा फोकस यही रहेगा हमेशा कि हम 80-90 ही अबव ही ड्रीम करें और अचीव करें उसको। तो सब्जेक्ट जो है बेसिकली वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक्स इज फॉर 60 मार्क्स, और दूसरा जो है पार्ट दैट इज BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वो है 40 मार्क्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के बेसिकली आपने 11-12 में चैप्टर्स के नाम भी सुने रहेंगे। तो 11-12 से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले CA फाउंडेशन में, बहुत सिंपल है। बेसिकली 2 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। 11-12 में आप बहुत लेंथी आंसर्स लिखते हो, 16 मार्क के, 12 मार्क के, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वैसा होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। मेरे को याद है डेफिनेशन भी एकदम वर्ड टू वर्ड, और जिसने बोला है डेफिनेशन वो नाम भी आपको लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो मेमोरी का नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग का है। कितना आप अंडरस्टैंड कर पाए हो, कितना आप इंटरप्रेट कर पाए हो उस चीजों को, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे फर्स्ट थिंग। और वैसे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपका तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है यहाँ पे, भले ही टॉपिक्स के नाम सिमिलर हो, लेकिन लेवल हम और डिटेल में पूछते हैं उसके अंदर। और दूसरा जो है आपका दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ऑफ 40 मार्क्स। 11-12 स्टैंडर्ड में आपने OC सब्जेक्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आप उससे रिलेट कर सकते हो, बट कंप्लीटली मैं नहीं बोलूंगा कि उसी का ये कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारी हम नई चीजें सीखते हैं कि कमर्शियल नॉलेज मतलब बेसिकली बिजनेस में क्या आपको फील्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हमको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में वगैरह वगैरह। तो वैसे ही पूरा हम गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे हो गया, फिलहाल में क्या चालू है यूक्रेन में वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम बेसिकली इसमें कवर करते हैं। तो अप्रोच जो है इवन इंस्टीट्यूट का भी वो आपसे एक्सपेक्ट यही करता है कि आप रट्टा मत मारो किसी भी चीज को, क्योंकि रट्टा मार के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है चीजों को, और अपना एनालिसिस वहाँ पे सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, सो अगेन ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली एज सिमिलर टू मैथ्स ही आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव नहीं है ये। आपको यहाँ पे OMR शीट में बोला करना है, जय माता दी नहीं करना है अगेन। और इसमें भी, इस सब्जेक्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है। सो जैसे सर ने बताया मैथ्स में 0.25 आपका गलत पे कटेगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस इन ऑनलाइन मोड, एनी क्वेश्चंस एनीवन? So I will hand it over to now. Yes, so thank you CA Ishwar sir for briefing related to last subject, that is business, economics and BCK. Okay, so सबसे अच्छा क्या लगा कि मैम गोला करना है, रट्टा नहीं मारना है, वो अच्छा है ना? करेक्ट। मे भी हमारे टाइम CPT था, हाँ, तो CPT में तो चारों ही गोले थे, मतलब चारों सब्जेक्ट्स में गोला गोला ही था। ओके, सो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, जैसे सर ने बताया, वो अगर है ना तो आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। ईश्वर सर अबाउ 90 जाता है इसमें, अबाउ 90 स्कोर कर सकते हैं इसमें भी। यस, सो ये सबसे आई थिंक मुझे लगता है स्कोरिंग वाला यही सब्जेक्ट रहता है, करेक्ट। सो क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है एंड आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस भी नहीं है, जैसे कि मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम जाता है, बट यहाँ पे तो आपको आंसर आ रहा है, डायरेक्टली डार्कनिंग करना है सर्कल। सो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसमें अगर आपको 40 आए ना तो देख ही लो, वो टेस्ट में पता ही चलेगा मुझे। इसमें 40 तो आने ही नहीं चाहिए। ओके, मिनिमम 60 से फर्स्ट टेस्ट है आपका मार्किंग स्टार्ट होना चाहिए। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दी 4 सब्जेक्ट्स। सो ये सर ने मेनली बताया आपको क्या डिफरेंस है। एंड नाउ अबाउट दी
माइंडसेट आपको जो रखना है, अभी आप सीए कोर्स में एंटर कर रहे हो, ओके। सो सबसे पहले मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स का 12th अभी अभी हुआ है या कर रहे हैं, मतलब एक दो पेपर्स बाकी है, हाथ ऊपर करके बताओ, हैंड रेस कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ओके। तो आप सबका 12th का अटेम्प्ट था क्या? अटेम्प्ट था या एग्जाम थी आपकी? फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड क्या था? एग्जाम ही थी, करेक्ट। आपने किसी को ऐसे बोलते वक्त सुना है कि मेरा ना इस साल 5th स्टैंडर्ड का अटेम्प्ट है, देखने वाला हूं मैं, हो गया तो हो गया, 6th स्टैंडर्ड का मेरा अटेम्प्ट है, ऐसे बोला है किसी ने आपके साथ? नहीं, क्या बोलते हैं, मैं 5th में हूँ, मेरी 5th की एग्जाम है, मेरी 10th की एग्जाम है, करेक्ट। फिर ये अटेम्प्ट वर्ड लेकिन सुना है आपने, कहाँ पे सुना है? सीए में। अभी तक आए भी नहीं हो, आ रहे हो, इंट्रोडक्शन ले रहे हो, अभी तक कोर्स समझ रहे हो, फिर भी ये वर्ड आपने पहले से सुना है, तो ये आज ही भूल जाना है आपको, ओके। मुझे अभी पता है कि स्टूडेंट सीए कोर्स में आने के पहले ही ये वर्ड सुन रहे हैं, अटेम्प्ट। सो ये वर्ड मैं क्यों भूलने को बोल रही हूँ, क्या लग रहा है आपको? मैम क्यों ऐसे बोल रही है कि ये वर्ड भूल जाओ, अटेम्प्ट? करेक्ट, एक बार में पास करना है आपको, प्रयत्न करना है एक बार में पास होने का, ओके। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं हमें। सो ये कब पॉसिबल रहेगा मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे हमारा माइंडसेट था कि लाइफ में फर्स्ट स्टैंडर्ड एक ही बार देना है, ये आपको क्लियर था ना? कभी भी दिमाग में आया क्या कि नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम करना पड़ेगा? ये अभी 12th की एग्जाम आपको ऐसे लग रहा है सेकेंड टाइम देनी पड़ेगी आपको? श्योर शॉट हो ना? तो वैसा ही आपका होना चाहिए सीए में, ओके। तो पहले से ही दिमाग में रखो कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल तीनों हमें एक ही बार करना है लाइफ में। सो ये पहले से माइंडसेट रहेगा तो हो भी जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मैं खुद ऐसे सोचती थी कि जैसे मैंने 12th एक बार ही किया है ना, तो ये भी मुझे एक बार ही करना है, फिर से ये बुक्स ओपन ही नहीं करने हैं, ठीक है। सो ऐसे सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है, दिक्कत क्यों आती है? आप बोलोगे मैम वो तो 12th स्टैंडर्ड तक था, तो वो तो एग्जाम्स हो जाते हैं, बट सीए में हमने सुना है अटेम्प्ट्स लगते हैं, ये कोर्स डिफिकल्ट है, ऐसे बहुत सुना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि वन गो में हम तीनों क्लियर करें? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि सोसाइटी में देख के हम हमारा टारगेट सेट कर रहे हैं। आप ये ऑब्जर्व करो, आपने 10th एंड 12th में 80 अबाउ 90 अबाउ ये स्कोर क्यों रखा, ये टारगेट क्यों रखा? एक रीजन होगा, अच्छा मैम कॉलेज हमें चाहिए इसलिए, एंड दूसरा सोसाइटी में मार्क्स बताने पड़ेंगे ना रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो 60 मिल गए, 50 मिल गए, फिर कैसे बताएंगे ना, करेक्ट। 10th 12th में इतने कम मार्क्स तो नहीं चलेंगे अभी, करेक्ट। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? 10th 12th के मार्क्स 50-40 में एक्सपेक्ट करती है। कितने एक्सपेक्ट करती है? अबाउ 90, करेक्ट। इसलिए भी आपका ये टारगेट था, हर एक का टारगेट था, इस रीजन की वजह से भी। बट यहाँ पे सीए में आप क्या देखते हो? सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है आपसे, सीए में अबाउ 80 चाहिए, अबाउ 90% चाहिए, है किसी का एक्सपेक्टेशन? हमारा खुद का भी नहीं है मैम हमसे, तो सोसाइटी का क्या? तो यही प्रॉब्लम होता है। 12th में आपका भी खुद से एक्सपेक्टेशन था ना अबाउ 90 चाहिए, बट सीए कोर्स में आपका खुद का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपसे ही कि अबाउ 80-90 चाहिए, इसलिए नहीं मिल रहे। सो हम सोसाइटी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि आपको? सोसाइटी ने सीए कोर्स का टारगेट सेट किया है कि इसमें पास हुए तो भी बहुत हुआ, फर्स्ट गो में पास हुए तो भी बहुत हुआ, यही सुना होगा। सो इसलिए आप धीरे धीरे आपका टारगेट जो अभी 12th स्टैंडर्ड तक अबाउ 90 था, वो 50 पे लाओगे, क्योंकि आज आपने पासिंग क्राइटेरिया सीखा ना, 50% है, तो 50% पे टारगेट मत लाओ आपका। जैसे अबाउ 90 का था वैसे ही आपको रखना है सेम टारगेट, ठीक है। इसलिए सिर्फ फर्स्ट गो में पास नहीं होना है, ये भी ध्यान में रखो कि यू वांट टू क्लियर विद गुड मार्क्स। 70-80 में स्कोर जा सकता है, थिंकिंग चेंज किया तो। थिंकिंग आपने रखा नहीं मैम पास हुए तो भी बहुत हुआ,
ओके मैम, सिर्फ पास कैसे होना है उतना बता दो, तो मैं उतना ही बताऊंगी। आपने खुद आके बोला कि नहीं मैम मुझे 70-80 अबाउ मार्क्स चाहिए, आप बताओ क्या करना है, तो मैं वैसा गाइडेंस दूंगी आपको। आपसे भी आना चाहिए वो, करेक्ट। सो ये जो मैं बोल रही हूँ ये सच में होता है क्या, मिलता है सीए कोर्स में। देखो यहाँ पे क्या है, ये है सीए फाउंडेशन का मार्कशीट है। दिस इज द मार्कशीट ऑफ ऑल इंडिया रैंकर 1, ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर नवंबर 2019 एग्जाम्स। सो इसको अकाउंट्स में कितने मार्क्स है, 98। 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट नहीं दिखा रही हूँ मैं। सीए फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर है अकाउंट्स, उसमें 98 मार्क्स है। सेकंड बिजनेस लॉज, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बीसीआर भी है और उसमें 87 है। थर्ड मैथ्स, सर जो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे 80-90 के लिए बैठने वाले हैं, सो 90 मिल सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स भी 90, सो उसका टोटल स्कोर 365 है आउट ऑफ 400। सो ये मिल सकते हैं, इसलिए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, है ना। अगर मिल ही नहीं सकता था तो मैं भी आपको टारगेट नहीं दिखाती ना कि सीए में इतना एक्सपेक्ट मत करो, 50 लेके जाओ बस, बहुत हुआ। बट बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये साइड पता नहीं रहती है स्टूडेंट्स को, ओके सिर्फ पासिंग का पता रहता है, इसलिए मुझे ये हायर साइड भी दिखानी थी। एंड मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड फाइनल के ऑल इंडिया रैंकर्स के मार्कशीट शेयर नहीं किए हैं, बट उनको भी अबाउ 80s में मार्क्स है। अभी की जो सीए फाइनल की ऑल इंडिया रैंकर 1 है उसका परसेंटेज 80 है, 80%। सो सीए फाइनल लेवल पे भी ये मार्क्स मिल सकते हैं। इसका परसेंटेज कोई निकाल सकता है क्या, 91% है उसको सीए फाउंडेशन में। ओके सो पॉसिबल है, करेक्ट, प्रूव किया। ओके सो आप भी अभी दिमाग में क्या रखोगे, मुझे बताओ उसका लोएस्ट कितना है, कौन से सब्जेक्ट में है, कितना है, 87। उतना हमारा टारगेट भी है या नहीं है, उसका लोएस्ट तो एटलीस्ट हमारा टारगेट रखो। ओके अबाउ 80 आपको टारगेट करना चाहिए, मिल सकता है, हम कर सकते हैं। यस, सो नाउ वाई सक्सेस मंत्रा एकेडमी। सो आपको क्लास में हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाली है वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अटेंशन सबके स्टूडेंट्स को रहेगा, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी, बट मैक्सिमम हम सारे फैकल्टीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन मोड पे ही आ जाओ। ओके जितना आप क्लासरूम में सीखने वाले हो ना, उतना ऑनलाइन में दिक्कत आती है, ये आप सबको पता है, 2 साल आपने भी एक्सपीरियंस किया है। सो मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स को पॉसिबल है आपको ऑफलाइन मोड पे ही आना है। पर्सनल अटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग रहती है। सो अगर वो टीचर को पता है तो जहां पर इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है हम बता सकते हैं कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो पर्सनल अटेंशन क्लास में होने वाला है। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड ये सारे टेस्ट सीरीज सच में कंडक्ट होते हैं। मेरे पास चेकर्स की, पेपर सेटर्स की पूरी टीम है, जिसमें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऑल इंडिया रैंकर्स भी है, जैसे कि गुरप्रीत सिंह है हमारे साथ, वैसे अदर स्टूडेंट्स भी है जो ऑल इंडिया रैंकर्स है, मतलब वो मेरे पास स्टूडेंट्स थे, अभी वो सीए बन गए हैं, रैंकर्स भी है, कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं और उसके साथ मुझे हेल्प भी करते हैं फॉर पेपर सेटिंग एंड पेपर चेकिंग। सो उन सारे टीम का आपको गाइडेंस मिलने वाला है फॉर योर टेस्ट सीरीज। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फैकल्टी तो आपने देखी ही, हर एक सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज्ड है। सिर्फ ये क्वालिटी नहीं, सेकेंड क्वालिटी मैं बता सकती हूँ कि आप फ्रैंकली कुछ भी डाउट उनको पूछ सकते हो। अभी आपने सारे फैकल्टीज को देखा, आपको किसी को देख के डर लगा क्या कि इनको कैसे डाउट पूछे? नहीं, अभी हितेश वगैरह तो है, उनके साथ तो मैं डेली अभी बात करती हूँ, करेक्ट? यस, सो कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं तो हम इंडिविजुअली आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगा, सर को बहुत नॉलेज है, सर नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन मैं डाउट नहीं पूछ सकता हूँ तो कुछ भी फायदा नहीं है, करेक्ट? सो फ्रेंडली नेचर होना भी टीचर का उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ही सर का नॉलेज, टीचर्स का नॉलेज आपको मिल पाएगा। सो ये 2 क्वालिटीज मेन है कि फ्रेंडली नेचर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है,
एंड उसके साथ साथ तीनों लेवल्स पे, एक बार आप यहाँ पे आ गए तो तीनों लेवल्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल का तीनों का कोचिंग हमारे इधर है एंड टेस्ट सीरीज भी तीनों लेवल्स पे है। प्लस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपको जो करना है उसके लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, जैसे जॉब के लिए होता है वैसे ही। तो इंटरव्यू का भी हम आपको हेल्प करते हैं, उसमें असिस्टेंस देते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सुमाना मैम है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेस लेते हैं। उसके बाद गुरप्रीत है जो KPMG ने उसने आर्टिकलशिप की है, और हमारे इधर ऑडिट के जो फैकल्टी है एट CA इंटरमीडिएट लेवल, वो PwC में थे फॉर 10 years इन ऑडिट डिपार्टमेंट, एंड वो खुद इंटरव्यूज लेते थे आर्टिकल्स के एंड CAs के भी। तो उनको वो भी नॉलेज है कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है। सो उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। आर्टिकलशिप के लिए जो भी असिस्टेंस लगेगा वो सारे फैकल्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो यू विल गेट द हेल्प फॉर प्लेसमेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूरी टीम है मेरे साथ CAs की। सो उनके इधर वैकेंसीज रहते हैं तो इमिडिएटली वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे इधर वैकेंसीज है, अभी आपके क्लास के जो न्यूली क्वालिफाइड है आप उनके रेज्यूमे सेंड करो, हम उनके इंटरव्यूज अरेंज करेंगे। सो बाद में भी प्लेसमेंट तक हमारा हेल्प आपके साथ रहेगा। यस, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके एकेडमी का पासिंग परसेंटेज कितना है, कितने स्टूडेंट्स पास हुए आपके एकेडमी से। सो मैं हमेशा एक ही आंसर देती हूँ कि जिन्होंने हमारा गाइडेंस फॉलो किया वो पास हुए, जिन्होंने नहीं किया वो फेल हुए, ये ऑब्वियस है। ओके, सो अभी किसी बैच के स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स ने अगर हमारा गाइडेंस फॉलो किया तो 100% रिजल्ट लगेगा, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो फेल होने वाला है। ओके, सो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हर एक फैकल्टी जो जो आपको होमवर्क दे रही है वो आपको करना है। जो भी वो रीड करके आ जाओ, ये आज वो बोल रहे हैं टेस्ट की तैयारी करो, जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो आपको सिर्फ फॉलो करना है। बस आपके साइड से मुझे इतना ही चाहिए कि फैकल्टीज जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना है, क्लासरूम में आके ही। ओके, एंड अगर किसी दिन कुछ दिक्कत आई तो ही, विवेक सर हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे ना कि दिक्कत आई तो ही रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलने वाली है आपको। ओके, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, बट वो हर रोज यूज करने हैं क्या, अरे चलो मैम रिकॉर्डिंग का बैकअप देते जो आज नहीं जाते रिकॉर्डिंग ले लेते, ऐसा मत करो। ओके, कुछ प्रॉब्लम आया है, आपके बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे हैं तो ही हम रिकॉर्डिंग का बैकअप देने वाले हैं, एंड साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी क्लासेस हमारे चलने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ये डिटेल्स आपको पहले से ही पता है। फिर से एक बार कोई नए स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बता देती हूँ, 16 अप्रैल से हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। जो क्लासरूम में बैठे हैं आप इधर ही ऐसे ही इसी क्लासरूम में आपका क्लास कंडक्ट होने वाला है। मॉर्निंग 7:30 to 1:30 टाइमिंग रहेगा। मैम ब्रेक मिलेगा क्या इसमें या कंटिन्यूअस होगा, क्या लगता है? ब्रेक मिलेगा ना, ऑब्वियसली ब्रेक मिलेगा आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद। ओके, एंड फर्स्ट वीक आप एज अ डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, एंड क्लास हमारा अराउंड 4.5 months तक का रहेगा ड्यूरेशन, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एंड उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स यहाँ पे ही कंडक्ट होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे, एंड देन पोर्शन वाइज एंड फुल सिलेबस के टेस्ट कंडक्ट होंगे। सो नवंबर तक आपके एग्जाम तक आपको डेली यहाँ पे आना ही है, फर्स्ट क्लासेस के लिए, देन रिविजन्स के लिए, एंड देन टेस्ट लिखने के लिए। ओके, एंड इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी प्लानिंग आपको जो करनी है, मतलब 1:30 के बाद घर पे जाके क्या करना है उसका प्लानिंग मैं खुद लगा के देती हूँ। इसके लिए हमारा सेल्फ स्टडी प्लानर भी रहता है। ओके, सो इस प्लानर में हमें लिखना है, ये कैलेंडर है आपका। ओके, सो इसमें आपको मैं प्लान लिख के देती हूँ एंड वो आपको फॉलो करना है। ओके, सो सेल्फ स्टडी का प्लान भी हम लास्ट 2 months का करके देंगे आपको। ठीक है, अभी जब क्लास चालू रहेगा तब तो आपको होमवर्क्स रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट की तैयारी करनी है, बट क्लास के बाद खुद का जो स्टडी होता है सेल्फ स्टडी, वो डेली कितने घंटे करना चाहिए, वो उसका सेशन मैं अगस्त में लेने वाली हूँ।
हमारा पूरा क्लास खत्म होने दो, फिर मैं आपको सेल्फ स्टडी रिलेटेड एंड पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड गाइड करूंगी. ओके एंड नोट्स के बारे में ऑलरेडी विवेक सर ने भी बताया है, ईश्वर सर के भी नोट्स यहाँ पे है, मेरे भी क्वेश्चन बैंक के नोट्स रहेंगे. सो सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. एंड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल वो मेनली बेस्ड रहेगा. ओके सो किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. शेवटचे 2 महिने मॅडम घरी बसून अभ्यास करणार. हो वाटत नाही इथं येऊन जे अभ्यास करतो घरी बसून अभ्यास करणार. हा सो घरी बसून अभ्यास नाहीच करायचा आहे त्यांना. 1 मंथ रिवीजन जी आहे सप्टेंबर, सो सप्टेंबर में 1 मंथ रिवीजन यहाँ पे ही होने वाली है, यहाँ पे ही रिवीजन करने के लिए आना है उनको सप्टेंबर में. एंड अक्टूबर में टेस्ट ही रहेंगे पूरे मंथ. परीक्षेच्या आधी इथल्या लेवलमध्ये तर राहिले. हाँ यहाँ पे ही आने वाले हैं वो. यस नवंबर तक वो यहाँ पे ही आने वाले हैं डेली. उसको छोड़ेंगे नहीं हम. नवंबर तक उनको डेली यहाँ पे आना ही है. हाँ हाँ हाँ. येस गुरुप्रीत सरांनी जे सांगितलं हाँ ते काय म्हणजे माझ्याशी की पैसा भरपूर मिळतो, करेक्ट परंतु सीएला जे नॉलेज बाहेर हल्ली मिळते करेक्ट. ते मिळत नाही. कारण मी प्रोफेशन मध्ये त्याच आहे. ओके. 40 वर्ष हाँ. त्याच आहे. हाँ ते सीएला मिळतं हाँ पैसा सीएपेक्षा जास्त